एट्स की मीटिंग नंबर 3 है ये। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे इंक्लूजन एक्सक्लूजन की, ठीक है, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, इसे मैचिंग प्रॉब्लम कहते हैं। क्वेश्चन है, यू हैव 5 लेटर्स एंड 5 envelopes, ठीक, and randomly stuff the letters in the envelopes. What is the probability that at least one letter will match its intended envelope? तो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, ये जो एनवेलप्स हैं उन पर एड्रेस लिखा हुआ है, ओके, और जो लेटर्स हैं आपको सही लेटर सही जगह भेजना है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस कि आपके पास जो ये 5 एनवेलप्स हैं, लेट्स से E1, E2, E3, E4 और E5, ये 5 एनवेलप्स हैं, एंड उनके जो इंटेंडेड लेटर हैं कि पहले एनवेलप में पहला लेटर जाना चाहिए, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा और पांचवे में पांचवा लेटर। सो अगर E1 में L1 जा रहा है, दैट मीन्स इट इज अ मैच, ओके। सिमिलरली अगर E2 में L2 जा रहा है तो इट इज अ मैच। हमसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर विल मैच इट्स इंटेंडेड एनवेलप, ओके। सिमिलरली एक केस क्या हो सकता है कि लेट्स से पहले एनवेलप में पहला लेटर गया लेकिन बाकी एनवेलप्स में गलत लेटर गया, तो ये क्या है, एग्जैक्टली एक लेटर मैच हुआ है, ऑलराइट, ओके। या फिर E2 में L2 गया, E3 में L3 गया, यहां गया L4, यहां L5 और यहां L1, तो यहां पर एग्जैक्टली दो मैच हो रहे हैं कि E2 में L2 गया है और E3 में L3 गया है, तो दो मैच है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन मैच, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस यहां पर कितने, ठीक है, कि सैंपल के अंदर कितने आपके पास ऐसे केसेस आने वाले। तो दैट सिंपल, कैसे, अगर आपके पास E1, E2, E3, E4 और E5 एक तरीके से ये 5 प्लेसेस है जो आपको फिल करनी है, ठीक है, एंड देयर आर ऑब्वियसली 5 फैक्टोरियल वेज जिसमें आप ये L1, L2, L3, L4 और L5 को अरेंज कर पाओ, ठीक है। तो देयर आर टोटल तो नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, कि आप इन 5 लेटर्स को 5 फैक्टोरियल वेज में इन एनवेलप में डाल सकते हो, ठीक है। नाउ हाउ इज दिस प्रॉब्लम अ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रॉब्लम? डिफाइन करते हैं इवेंट्स को। लेट M1 be the event that letter 1 matches its intended envelope, ओके, कि लेटर 1 चला गया एनवेलप 1 में, ये इवेंट है M1। तो इन जनरल मैं लिख सकता हूं लेट Mi be the event that letter I matches its intended envelope where I is equal to 1, 2, 3, 4 and 5। तो इस स्टेटमेंट का यूज करके मैंने 5 इवेंट क्रिएट कर दिए। M1 की L1 E1 में जा रहा है, M2 की L2 E2 में जा रहा है, M3 की L3 E3 में जा रहा है, M4 की L4 E4 में जा रहा है, और M5 इवेंट क्या है,
कि लेटर 5 एनवलप 5 में जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है इनमें से एटलीस्ट एक इवेंट हो जाए। दैट मीन्स बात हो रही है यूनियन की, कि प्रोबेबिलिटी M1 यूनियन M2 यूनियन M3 यूनियन M4 यूनियन M5, जिसे मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन MI इवेंट्स का I फ्रॉम 1 to 5। जैसे समेशन करते हैं वैसे ही यूनियन का भी हम ऐसे ही इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। सो इट इज इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ MI I फ्रॉम 1 to 5, कि पहले आप सारे इंडिविजुअल इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम करोगे, देन दो दो के कॉम्बिनेशन हम हटाते हैं। सो I लेस देन J प्रोबेबिलिटी ऑफ MI इंटरसेक्शन MJ, ठीक है, प्लस समेशन I लेस देन J लेस देन K प्रोबेबिलिटी ऑफ MI इंटरसेक्शन MJ इंटरसेक्शन MK, ठीक है, देन माइनस समेशन ऑफ I लेस देन J लेस देन K लेस देन L प्रोबेबिलिटी ऑफ MI इंटरसेक्शन MJ intersection MK intersection ML, and then finally probability of M1 intersection M2 intersection M3 intersection M4 intersection M5। ठीक है, आपको याद होगा अगर यहाँ पर 5 इवेंट्स हैं, ऑड है तो पॉजिटिव, इवन है तो नेगेटिव, ये चीज कंटिन्यू हो रही है, फॉर्मूला हमने बिल्कुल सही लगाया। ओके, तब एक एक करके हमें क्लियरली पता है कि अगर मैं सिर्फ M1 निकाल लूं तो M2 M3 M4 M5 और M1 ये पांचों सिमेट्रिक इवेंट्स हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी M1 की आएगी, मतलब जो प्रोबेबिलिटी L1 के E1 में जाने की आएगी, वही प्रोबेबिलिटी L2 के E2 में जाने की आएगी। इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिक। ये दोनों सिमेट्रिक इवेंट्स हैं। सिमिलरली कोई भी दो इवेंट्स अगर एक साथ हो रहे हैं, यहाँ पर MI इंटरसेक्शन MJ फॉर एग्जांपल, अगर मैं M1 इंटरसेक्शन M2 निकालूं कि लेटर 1 और लेटर 2 दोनों E1 और E2 अपने अपने करेक्ट एनवलप में गए, ठीक है, तो इट इज सेम है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 इंटरसेक्शन M3, इट इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ M3 इंटरसेक्शन M4। तो कोई भी आप दो का पेयर निकालोगे, उन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, ठीक है। सिमिलरली इट गोज फॉर 3 इवेंट्स का इंटरसेक्शन, एंड सिमिलरली इट गोज फॉर इंटरसेक्शन ऑफ 4 इवेंट्स। तो मुझे किसी एक का उनमें से निकालनी है प्रोबेबिलिटी, और बाकियों के लिए मैं जितने केसेस बनते हैं उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 यानी लेटर 1 जाएगा एनवलप 1 में, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो 5 स्पेसेस हैं उनमें से मैंने यहां तो फिक्स कर दिया कि यहां तो लेटर 1 जाएगा ही जाएगा। ओके, तो मेरा काम यहां पर खत्म हो गया कि एनवलप 1 में लेटर 1 चला गया। अब बाकी लेटर्स किसी भी फॉर्म में अरेंज हो, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन सा लेटर कहां जा रहा है, वी डोंट केयर। हमारे लिए इवेंट क्या है कि L1 जाना चाहिए E1 में, तो ये सब अरेंज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल वेज में। टोटल नंबर ऑफ वेज है 5 फैक्टोरियल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, which is equal to 4 factorial upon 5 into 4 factorial, which is equal to 1 upon 5, ठीक है। और ऐसे हमें यहाँ पे करना क्या है, we have to do summation of PMIs। कितने हैं यहाँ पर, एक एक इवेंट आपको चूज करना है आउट ऑफ 5। तो समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ MI I फ्रॉम 1 to 5 को आप लिख सकते हो 5 choose 1 into probability of M1, which is equal to 5 into 1 by 5, which is equal to 1, ठीक है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट. तो कोई भी दो लेटर्स करेक्ट एनवेलप में जाए, ठीक है, मुझे ये चाहिए. सो लेट्स से मैं बात कर रहा हूं M1 इंटरसेक्शन M2 की. M1 इंटरसेक्शन M2 की. एनवेलप 1 में लेटर 1 गया, एनवेलप 2 में लेटर 2 गया. यहां हमारा इवेंट हो गया खत्म. अब ये बाकी जगह पर लेटर्स किसी भी फॉर्म में अरेंज हो, हमें फर्क नहीं पड़ता. तो वो आगे 3 फैक्टोरियल वेज में आप बाकी 3 लेटर्स को कहीं पर भी भेज सकते हो. इन्हें मुझे फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है. सो summation I less than j probability of mi intersection mj is equal to, आपको दो दो के पेयर्स चूज करने हैं आउट ऑफ 5, ठीक है. 5 चूज 2 इनटू कोई भी एक इवेंट हम ले सकते हैं ऐसा. तो M1 इंटरसेक्शन M2 विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ये हमने निकाला था 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल. तो वी गेट 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है. Similarly, summation I less than j less than k probability of mi intersection mj intersection mk को हम क्या लिख सकते हैं, 5 choose 3 into probability of m1 intersection m2 intersection m3. ओके, यानी 3 लेटर्स को आपने फिक्स कर दिया और बाकी दो को आप अरेंज कर रहे हो. तो इट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. दो लेटर्स को आप अरेंज कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ वेज आर 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एंड वी गेट 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है. एंड सिमिलरली इस केस के लिए आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल. तो समेशन I लेस देन j लेस देन k लेस देन l प्रोबेबिलिटी ऑफ mi intersection mj intersection mk intersection ml will be equal to 5 choose 4 probability m1 intersection m2 intersection m3 intersection m4. It will be equal to 5 factorial upon 4 factorial into 1 factorial into 1 factorial upon 5 factorial. 5 से 5 कैंसिल एंड वी गेट 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है. एंड फाइनली finally probability of m1 intersection m2 intersection m3 intersection m4 intersection m5, ठीक है. It will be equal to 5 choose 5 into, या इसकी भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी नो कि पांचों लेटर करेक्ट एनवेलप में जा रहे हैं, ऐसा एक ही इवेंट हो सकता है, ठीक है. तो दैट्स गोइंग टू बी 1 आउट ऑफ 5 फैक्टोरियल वेज कि सारे के सारे लेटर अपने करेक्ट एनवेलप में जाएं, ऐसा एक ही केस है, ठीक है. तो 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल. तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ union of all these events ki at least one letter goes to the correct envelope is equal to 1 minus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial minus 1 upon 4 factorial plus 1 upon 5 factorial, ठीक है. तो ये जो लास्ट केस है हमारा M1 इंटरसेक्शन M2 इंटरसेक्शन M3 इंटरसेक्शन M4 इंटरसेक्शन M5, यहां पर क्या बात कर रहा है कि जो हमारे पास 5 एनवेलप्स है, सब में जो लेटर जा रहा है वो करेक्ट लेटर जा रहा है कि L1 जा रहा है E1 में, L2 जा रहा है E2 में, L3 E3 में, L4 E4 में और L5 E5 में. तो सिंपली आप एक तरीके से क्या कह रहे हो
कि आपने ये पांचों जगह फिक्स कर दी, ठीक है। सो दिस कैन हैपन इन वन वे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही तरीका है ऐसा करने का। कुछ भी अरेंज नहीं कर रहे हो आप, सारे प्लेसेस पर इन लेटर्स को फिक्स कर रहे हो। सो दैट कैन हैपन ओनली इन वन वे। अब आपके पास अरेंज करने को कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऐसा करने का एक ही केस है कि आप करेक्ट एनवेलप में करेक्ट लेटर डाल रहे हो आउट ऑफ 5 फैक्टोरियल टोटल वेज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आ गई इस वाले की 1/5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर आप इसी चीज को मैं अगर क्वेश्चन में चेंज कर दूं कि लेट से यहां पर 5 की जगह n होता एंड 5 एनवेलप्स की जगह n एनवेलप्स होता, ठीक है, कि देयर आर n लेटर्स एंड n एनवेलप्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन लेटर विल मैच इट्स इंटेंडेड एनवेलप, वो क्या हो जाता, we can simply extend it कि probability of unions of mi's from I equal to 1 to n, it will be equal to, यहां पर एक तरीके से n is equal to 5 है, ओके। यानी यह जो लास्ट में जो नंबर आने वाला है इट्स गोइंग टू बी n फैक्टोरियल, राइट। सो इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में विल गेट 1/n फैक्टोरियल। बट वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ठीक है, वो कैसे डिसाइड होगा, हमें क्लियरली पता है कि अगर ऑड होगा तो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। अगर ये नंबर ऑड हुआ तो पॉजिटिव आएगा, इवन हुआ तो नेगेटिव आएगा। सो दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी -1 टू द पावर n+1, कि अगर n ऑड हुआ तो n+1 विल बी इवन, और -1 की पावर इवन नंबर विल बी पॉजिटिव। एंड सिमिलरली अगर n इवन हुआ तो n+1 हो जाएगा ऑड, और ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ये ठीक होल्ड कर रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस इंटू -1 की पावर n+1/n फैक्टोरियल, ठीक है। -1 की पावर n+1 क्या कर रहा है, अगर n हुआ ऑड तो यहां से पॉजिटिव बाहर आएगा, और अगर n हुआ इवन तो यहां से नेगेटिव बाहर आएगा, और हमें वही चाहिए। यहाँ पर i लेस देन j और 5 चूज 2 जो हम लगा रहे हैं, कि हमने यहाँ पर 5 चूज 2 क्यों करा है और इसका i लेस देन j से क्या लेना देना है, उसकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बता चुका हूँ उसके बारे में, लेकिन थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अगर आपने मूवी देखी हो सुपर 30, तो सुपर 30 मूवी में ऋतिक रोशन अपने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या था, उनके पास 30 स्टूडेंट्स होते हैं, तो ही आस्क्ड कि इफ 30 स्टूडेंट्स शेक हैंड्स विद ईच अदर, कि अगर वो सब आपस में हाथ मिलाते हैं then what will be the total number of handshakes, ठीक है। तो पहला गलत आंसर उस मूवी में क्या आता है, 30 × 30, कि सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं विच इज इक्वल टू 900। ये क्यों गलत है, क्योंकि आप अपने आप से तो हाथ नहीं मिलाओगे। तो फिर दूसरा आंसर आता है 30 × 29। ये फिर भी वैलिड लगता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ये समझते हैं।
कि लेट से A1 से लेकर के A30 ये 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सब स्टूडेंट्स आपस में हाथ मिला रहे हैं, सो दैट मीन्स ये जो पहला स्टूडेंट है ये हैंडशेक करने वाला है बाकी 29 स्टूडेंट से। सिमिलरली ये जो सेकंड स्टूडेंट है वो हैंडशेक करने वाला है बाकी स्टूडेंट्स के साथ। सिमिलरली 30th स्टूडेंट जो है वो हैंडशेक करने वाला है बाकी 29 स्टूडेंट्स के साथ। सो फाइनली इट्स गोइंग टू बी 30 इंटू 29। बट यहाँ पर क्लियरली एक ओवर काउंटिंग हो रही है। तो जब A1 ने, मैंने यहाँ पर A1 इंटू 29 किया कि पहला स्टूडेंट इंटू 29 अदर स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर A2 भी रहा होगा। सिमिलरली जब A2 हैंडशेक कर रहा है बाकी 29 स्टूडेंट्स के साथ तो उसमें A1 रहा होगा। तो एक तरीके से A1 यहाँ पर हैंडशेक कर रहा है A2 से और यहाँ पर A2 हैंडशेक कर रहा है A1 से, बट वो दोनों तो एक ही बात है ना, कि अगर A2 हैंडशेक कर रहा है A1 से और A1 हैंडशेक कर रहा है A2 से, ये दोनों एक ही केस है, ठीक है। सो दैट मीन्स इसमें ओवर काउंटिंग हो रही है बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो आप इसे डिवाइड करोगे 2 से, और यही चीज आपको कॉम्बिनेशन करके देता है कि अगर आप डायरेक्टली 30 चूज 2 करो तो वो आपको यही देगा 30 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 28 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 28 फैक्टोरियल। 28 फैक्टोरियल 28 फैक्टोरियल गया, आपको मिल गया 30 इंटू 29/2। तो कॉम्बिनेशन इसी ओवर काउंटिंग को नहीं होने देता है, ठीक है। तो सिमिलरली ऊपर जब मैंने लिखा था समेशन I लेस देन J, तो उसमें मुझे कैसे इवेंट चाहिए, जब मेरे पास वो जो 5 इवेंट है M1 M2 M3 M4 और M5, ठीक है। तो यहां जब मैंने एक इवेंट निकाला M1 इंटरसेक्शन M2, ओके, तो एक तरीका क्या हो सकता था, मैं नंबर ऑफ ऐसे पेयर्स निकालने के लिए कर सकता था 5 इंटू 4, लेकिन आप M1 इंटरसेक्शन M2 करो या M2 इंटरसेक्शन M1 करो, वो एक ही बात है। तो इसीलिए 5 इंटू 4/2 करना है या 5 चूज 2 करना है। और ये समेशन I लेस देन J यही इंश्योर करता है कि अगर आपने एक बार M1 इंटरसेक्शन M2 ले लिया तो आप M2 इंटरसेक्शन M1 नहीं ले सकते। यहाँ पर I लेस देन J है और लेकिन यहाँ पर 2 मोर देन 1 है, तो ये वाला नहीं लोगे आप, इनमें से इस वाले को ले लोगे। तो समेशन I लेस देन J करने से ओवर काउंटिंग आप अवॉइड कर रहे हो। सिमिलरली 5 चूज 2 करने से आप वो ओवर काउंटिंग अवॉइड कर रहे हो, ओके। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of an event A given B, जिसे हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशनल अपॉन B या गिवन B, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज पॉजिटिव, ठीक है। जीरो नहीं हो सकती क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पर चल क्या रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। जब यहां लिखा है गिवन B, आप इसे पढ़ सकते हो एज A कंडीशनल अपॉन B या गिवन B। यहां चल क्या रहा है, B हैज अकर्ड, इवेंट B हो चुका है, दैट्स योर एविडेंस, एंड गिवन दैट B हैज अकर्ड,
we have to update the probability of A. ठीक है, सिंपली पहले आपके पास P ऑफ A था, देन नई इंफॉर्मेशन आई है आपके पास कि B हो चुका है, तो दिस इज अपडेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B हैज अकर्ड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे, और यहां जितनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी उतना आप जल्दी क्वेश्चन को समझ के कर पाओगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं रोलिंग अ डाइस की, ठीक है, तो उसके हम अंदर हमें सैंपल स्पेस पता है, इट्स गोइंग टू बी 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। लेट A be an event of getting an odd number, ठीक है, and B be an event of getting a number greater than 3। ओके, तो A के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1 और 3 और 5, ये ऑड नंबर्स हैं, और B के अंदर क्या क्या आ सकता है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो इट्स गोइंग टू बी 4 और 5 और 6। पहले इंट्यूटिवली देखते हैं कि क्या चल रहा है। अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, ठीक है, कि B हो चुका है, ओके, एक्सपेरिमेंट है रोलिंग अ डाइस, B हो चुका है, यानी वी हैव ऑलरेडी गॉट अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो आपका नया बेस यहां पर है। पूरा सैंपल स्पेस अब आप नहीं देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, 4, 5 और 6 को, क्योंकि आपको पता है ये इवेंट हो चुका है। ठीक, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर, तो यहां पर ऑड नंबर है 5, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। 3 कहां से आया, अब आपका जो सैंपल स्पेस है वो ये बन चुका है जो बी के अंदर आ रहा है, ठीक है, 4, 5 और 6, तो उसके अंदर 3 आउटकम्स हैं, तो 3 आ गया, और उसमें से एक ऑड नंबर है, तो दैट्स 1/3। सिमिलरली अगर मैं इसी चीज को फॉर्मूले के थ्रू देखूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो A इंटरसेक्शन B में क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B में आपके पास है, A में है 1, 3 और 5, और B में है 4, 5 और 6, तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या है इन दोनों में, दोनों में कॉमन है 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 1/6। सैंपल स्पेस है आपके पास ये, A इंटरसेक्शन B के अंदर जो आ रहा है, A इंटरसेक्शन B के सेट में यू हैव 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल केस है आपके पास एक जो है ये वाला, टोटल है आपके पास 6, तो इट्स गोइंग टू बी 1/6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, उसके अंदर है आपके पास 3 इवेंट, 3 केसेस, तो 3/6, तो इट्स गोइंग टू बी 1/3। तो अगर आपको इंट्यूटिवली इस चीज का मतलब पता है, तो आपको फॉर्मूले के थ्रू भी पूरा जाना आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत बार, ठीक है। इंट्यूटिवली क्या करा है मैंने यहाँ पर, इंट्यूटिवली सिंपली इट मीन्स कि नया बेस अब B हो चुका है, जो इवेंट हो चुका है वो अब आपका नया बेस है, जिसके अंदर 3 आउटकम है, तो दैट्स डिवाइड बाय 3, और ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी अगर B हो चुका है, सो ऑड नंबर इस सेट के अंदर सिर्फ एक था 5, तो 1/3 आ गई प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो यहां से मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B
into probability of B। ये हमारा पहला फॉर्मूला। अगर मैं इसे एक्सटेंड करना चाहूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे मैं लिख सकता हूं यहां से, देखो समझाता जाता हूं मैं यहां से। पी ऑफ ए है आपके पास, पी ऑफ बी गिवन ए को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां से ए कैंसिल हो चुका है, अब आपको इसे कैंसिल करवाना है और ऊपर आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसे आप लिख सकते हो सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस ऐसे आपके पास 3 फैक्टोरियल फॉर्मूलाज हो सकते हैं अगर आप बनाना चाहो तो। फॉर एग्जाम्पल, अनदर वे ऑफ गेटिंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो यहां तक अगर आप देखोगे तो पी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कैंसिल हो चुका है। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको ए इंटरसेक्शन बी को कैंसिल करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को आपके पास लिखने के 6 फैक्टोरियल वेज हैं। अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये जो फॉर्मूला है, इसे वेन डायग्राम्स के थ्रू देखना चाहें तो वो एक बार देखो। इफ दिस इज योर सैंपल स्पेस या यूनिवर्स एंड दिस इज योर इवेंट ए, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालते हो? सिंपली कि अगर मुझे यहां पर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट इज सिंपल टर्म्स में जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी थी उसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन एस सैंपल स्पेस में। ठीक है, तो इसी चीज को अगर मैं एक्सटेंड करूं ए इंटरसेक्शन बी के लिए, ये रहा इवेंट ए और ये है मेरा इवेंट बी, ए और बी। तो अब अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ओके, तो ए गिवन बी का क्या मतलब हुआ कि बी हो चुका है। इंट्यूटिव वाली डेफ जो मैं आपको इंट्यूटिवली समझा रहा था वो फिर से यहाँ पर देखो कि अगर बी हो चुका है, ओके, तो दिस इज योर न्यू बेस, बी हो चुका है। अब बी हो चुका है, बी में ए के होने की प्रोबेबिलिटी विच इज दिस पार्ट। ठीक है, तो बी अब मेरा नया बेस है। जब यहां पर क्या था, सैंपल स्पेस पूरा का पूरा मेरा बेस था, लेकिन यहां पर बी हो चुका है तो वो मेरा नया बेस है। सो दैट्स नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी, और ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में? ये वाला पार्ट विच इज इंटरसेक्शन वाला पार्ट। सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो जिससे ये फॉर्मूला बना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इसे आप आउटकम्स के टर्म में देख सकते हो और बाद में प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, ये कोई प्रूफ नहीं है, ये बस इस फॉर्मूले को समझने का एक तरीका है। ओके,
Next is Bayes rule. Probability of A intersection B is equal to probability of B intersection, B, probability of A given B is equal to probability of B given A into probability of A upon probability of B. इसे हम कहते हैं बेज रूल. आया कहां से? ये आपने पहले भी पढ़ा भी होगा. सिंपल सी चीज है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B is equal to probability of A intersection B upon probability of B. Similarly, probability of B given A को हम लिख सकते हैं probability of A intersection B upon probability of A, right? So यहाँ से probability of B given A into probability of A मैं लिख सकता हूँ probability of A intersection B को, right? तो अगर मैं इसे यहां रख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, तो मुझे वो फॉर्मूला मिल जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, इसे हम कहते हैं बेज रूल. तो दैट्स 1, दैट्स 2 एंड हियर वी कैन से यूजिंग 2 in 1. ठीक है, अब ये कैसे बना, कहां से आया ये हमने देख लिया. इसको अब इंट्यूटिवली देखना. यहां तक क्लियर है? ओके. ये फॉर्मूला आया. अगर आप यहां सिंपली ए और बी का रोल इंटरचेंज कर दो तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. ठीक है, वो एक ही बात है. तो सिंपली अगर आप ए और बी को इंटरचेंज कर दो तो आपको सेकंड वाला फॉर्मूला मिल जाएगा. यहां से आती है बात लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सो अगर मेरे पास कोई भी इवेंट है, लेट्स से बी, तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूं वो देखो. आई कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. मैं इस इवेंट बी को, अगर एक इवेंट है बी, मैं उसे 2 एग्जॉस्टिव केसेस में डिवाइड कर सकता हूं. ठीक है, इफ दिस इज माय इवेंट बी और एक इवेंट है ए, दिस इज ए एंड दैट इज बी. मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है तो इसे मैं 2 एग्जॉस्टिव केसेस में डिवाइड कर सकता हूं. और वो क्या क्या केसेस है कि बी हुआ, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है बी की, गिवन ए हुआ है, उसकी वेटेज कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्लस प्रोबेबिलिटी बी गिवन कि ए नहीं हुआ है इनटू उसकी वेटेज विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट. नॉट ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी. तो मैं किसी भी इवेंट को ऐसे 2 एग्जॉस्टिव पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं. क्या करा मैंने यहां पर कि बी हुआ गिवन कि ए हुआ है इनटू ए के होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस बी की प्रोबेबिलिटी गिवन ए नहीं हुआ इनटू ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी. ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो हमने इन दोनों चीजों को वेटेज दी है. ठीक है, अगर मैं इन जनरल देखना चाहूं कि यहाँ क्या चल रहा है, उसके लिए डायग्राम से दिखाता हूं. सो दिस इज योर इवेंट बी. लेट्स से आपके पास कुछ डिसजॉइंट इवेंट्स हैं. ये है A1, A2, A3 और A4. ओके, क्लियरली A1, A2, A3 एंड A4 आर डिसजॉइंट इवेंट्स. सारे बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से. दीज आर डिसजॉइंट इवेंट्स. लेकिन ये जो डिसजॉइंट इवेंट्स हैं ये मेरे इवेंट बी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो मेरा इवेंट बी है, इट इज बेसिकली इक्वल टू
B इंटरसेक्शन A1, ओके, प्लस B इंटरसेक्शन A2, कि B और A1 में कितना कॉमन है, जो यहाँ पर 0 है, प्लस B और A2 में कितना कॉमन है, ये वाला पार्ट आ जाएगा, प्लस B और A3 में कितना कॉमन है, उससे मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा, प्लस B और A4 में कितना कॉमन है, वो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, वेटेज आ गई। ये जो हमने कंडीशनल बेस रूल जो लिखा था ऊपर, कि ये इंटरसेक्शन B को आप क्या लिख सकते हो, A गिवन B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, राइट। A गिवन B को आप लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो सिमिलरली B इंटरसेक्शन A1 को आप क्या लिख सकते हो, B गिवन A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्लस B given A2 into probability of A2, plus B given A3 into probability of A3, plus B given A4 into probability of A4। ठीक है, तो इसी का मैंने यूज करा था ऊपर, क्योंकि आपने यहां पर इवेंट बी को 4 एग्जॉस्टिव केसेस में डिवाइड कर दिया। क्या क्या, पहला कि गिवन A1 हुआ है, इनटू उस चीज की वेटेज देनी पड़ेगी आपको उसे कि वो क्या है, इनटू उसके होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि गिवन A2 हुआ है, इनटू A2 के होने की प्रोबेबिलिटी, सिमिलरली फॉर A3 एंड A4। तो आप ऐसे किसी भी इवेंट को एग्जॉस्टिव केसेस में डिवाइड कर सकते हो। सिमिलरली यहां पर वो कैसे करा गया था, यहां पर लिया है A और दूसरी तरफ मैंने ले लिया A कॉम्प्लीमेंट। यहां पर मैंने यूनिवर्स को 4 डिसजॉइंट इवेंट्स में डिवाइड कर दिया था। सिमिलरली हमें यह भी पता है कि A और A कॉम्प्लीमेंट को अगर आप एड अप करो, वो डिसजॉइंट है, उससे भी आपका सैंपल स्पेस या यूनिवर्स रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस इवेंट B को एग्जॉस्टिव केसेस में डिवाइड कर रहा हूं। एक बार A ले लिया, एक बार A कॉम्प्लीमेंट ले लिया, सब कुछ इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, बेस रूल का जो फॉर्मूला था, इसे मैं लिख सकता हूं B गिवन A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B को मैं 2 या 2 से ज्यादा एग्जॉस्टिव केसेस में कर सकता हूं। फिलहाल क्लियरली मैं इतना तो कर ही सकता हूं कि B गिवन A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B गिवन A कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैंने इस B को 2 एग्जॉस्टिव केसेस में डिवाइड कर दिया। अब इसका फायदा यह है, आपको कभी भी फॉर्मूला ये याद नहीं करना पड़ेगा, आपको क्लियरली पता है यहाँ चल क्या रहा है, कि मैं B को डिवाइड कर रहा हूँ 2 केसेस में, इन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उनकी रिस्पेक्टिव वेटेज के साथ। कि अगर मैं इसे कह रहा हूं कि गिवन A हुआ है, तो मुझे उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा A की प्रोबेबिलिटी से, कि उसको वेटेज तो देनी पड़ेगी ना। ठीक है, सो दैट्स योर बेस रूल। ठीक है, ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ फैमिली हैज 2 children, okay, and it is known that at least one is a girl. What is the probability
that both are girls. ये प्रॉब्लम बहुत सारे एंट्रेंसेस में बहुत बार आई है. इसे दोनों तरीके से करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से भी और इंट्यूटिवली भी. ठीक है. तो एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है और या तो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है. ठीक है, जो चाइल्ड है. तो टोटल केसेस क्या क्या हो सकते हैं, पहले वहां से शुरू करते हैं. तो सैंपल स्पेस में हमारे पास हो सकता है बोथ आर बॉयज, बोथ आर गर्ल्स, फर्स्ट बॉय देन गर्ल, फर्स्ट गर्ल, सेकंड इज बॉय. ठीक है. हमें क्या बताया गया है? इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल. हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स. हमें निकालना है बोथ गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल. ठीक है. लेट से ये है बी और ये है ए. बोथ गर्ल्स, एटलीस्ट वन गर्ल. ओके. सो इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ both girls intersection at least one is a girl upon probability at least one is a girl. ओके. तो B इंटरसेक्शन A में क्या क्या इवेंट्स आने वाले, क्या क्या केसेस आने वाले वो देख लेते हैं. बोथ आर गर्ल्स, ये वाला केस, राइट. एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, यहाँ एक गर्ल है, यहाँ एक है, यहाँ 2 है, तो ये 3 केस. तो इंटरसेक्शन में क्या केस आया? इंटरसेक्शन में केस आया ये वाला, विच इज 1 केस आउट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गर्ल. एटलीस्ट में हमारे पास ये 3 केसेस है. ए में आपके पास है जीजी, बीजी एंड जीबी. तो 3 केसेस है इसके अंदर आपके पास. तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल, इट्स गोइंग टू बी 1/3. ठीक है. और इसी को अगर मुझे इंट्यूटिवली करना हो तो एटलीस्ट वन गर्ल है अगर, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, क्या देखूंगा मैं कि मेरा नया बेस क्या है. अगर एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, ये इवेंट हो चुका है, सिंपली दिस इज माय न्यू बेस. इसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गर्ल्स, जो कि है ये वाला केस, तो सिंपली आ गया 1/3. ठीक है. एटलीस्ट वन इज अ गर्ल मेरा नया बेस है, तो उसमें ये 3 केसेस हैं. उसमें से मैं देख रहा हूं बोथ गर्ल्स, जो कि ये वाला केस है, तो 1/3. इंट्यूटिवली आप ऐसे कर सकते हो. और अगर क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करा जाए, व्हाट इफ इट इज known that elder child is a girl. चेंज सिर्फ यहां पर हुआ है, जो हमें पता है वो वाला इवेंट चेंज हो रहा है. पहले हमें ये पता था कि एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, अब हमें ये पता है कि एल्डर चाइल्ड इज अ गर्ल. ठीक है. तो ये कैसे अफेक्ट करेगा वो देखते हैं. हमारे पास केसेस क्या है, अब मैं नंबर दे रहा हूं इन्हें. 1 इज फॉर एल्डर, 2 इज फॉर यंगर. ओके. तो G1 G2, B1 B2, G1 B2 या B1 G2. ये केस क्या है? एल्डर गर्ल, यंगर गर्ल. ये एल्डर बॉय, यंगर बॉय. यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो एल्डर है वो गर्ल है और जो यंगर है वो बॉय है. यहाँ पर एल्डर है वो बॉय है और जो यंगर है वो गर्ल है. ठीक है. सो अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी बोथ गर्ल्स गिवन एल्डर चाइल्ड इज अ गर्ल. ये आप निकालोगे और जो रिकॉर्डिंग देख रहा है वो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करना. ओके. तो पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं.
So it is equal to probability both girls intersection elder child is a girl divided by probability that elder child is a girl. ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या क्या आ रहा है? बोथ गर्ल्स इंटरसेक्शन एल्डर इज अ गर्ल, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है? सो बोथ गर्ल्स में आ गया ये वाला केस, एल्डर चाइल्ड इज अ गर्ल में आ गया ये वाला केस और ये वाला केस। तो कॉमन आ गया आपके पास G1 G2. Okay, so which means it should be 1/4 and elder child is a girl में आ जाएगा, elder child is a girl में ये वाला केस आ गया और ये वाला केस आ गया। so G1 G2 G1 B2 ये दो केस आ गए। तो दो केस आउट ऑफ 4, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4 अपॉन 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/2, सॉरी 1/4 अपॉन 2/4, यहां से आ गया 1/2। तो ये आ गया फॉर्मूले से। और अगर मुझे इंट्यूटिवली करना है तो एल्डर चाइल्ड इज अ गर्ल, तो सिंपली ये केस और ये केस, इनमें से बोथ आर गर्ल्स, दिस केस, सो 1/2। तो एक क्वेश्चन आया है कि कौन सा मेथड प्रेफर करना चाहिए, इंट्यूटिव वाला या फॉर्मूला। एट टाइम्स क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इंट्यूशन से आप शायद गलत कर जाओ। तो अगर आप श्योर नहीं हो जो आप कर रहे हो, तब फॉर्मूले की तरफ चले जाना। ठीक है, अगर छोटा सा क्वेश्चन है, आपको क्लियरली आप माइंड में केसेस बना पा रहे हो या फिर आपको क्लियरली आप वो चीज अप्लाई कर पा रहे हो जो हमने इंट्यूशन सीखी है, तो इंट्यूशन से आप कर सकते हो। अदरवाइज एट टाइम्स अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो आप फॉर्मूला ही प्रेफर करना। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स। तो टू इवेंट्स A and B are independent if probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, where ठीक है। और इसी चीज को अगर मैं कंडीशनल वाला जो मेरा फॉर्मूला था वहां पर क्या था, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हुए तो A इंटरसेक्शन B को आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, B से B कैंसिल एंड यू गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कि बी हो चुका है, बी के होने से जब मैं अपडेट कर रहा था प्रोबेबिलिटी को ए की कि बी हो चुका है, फिर आप अपडेट कर रहे हो ए की प्रोबेबिलिटी को, यानी आप निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, दैट सिंपली मीन्स कि बी का होना ए को अफेक्ट नहीं कर रहा, या बी का होना ए को अफेक्ट, या ए का होना बी को अफेक्ट ना करे और बी का होना ए को अफेक्ट ना करे, देन वी कैन से कि वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। ठीक है,
सिंपल एग्जांपल वुड बी टॉस ऑफ अ कॉइन, कि आप अगर 2 बार टॉस कर रहे हो कॉइन को, तो पहली बार हेड आए या टेल आए, इट विल नॉट अफेक्ट कि सेकंड टाइम हेड आएगा या टेल आएगा. सो कॉइन टॉस इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. या एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, लेट्स टॉक अबाउट रोलिंग अ डाइस. ए है 2 4 6, इवेंट है ये 2 4 6. इवेंट बी में आ रहे हैं 1 2 3 और 4. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी विल बी, इन दोनों में कॉमन है 2 और 4. ओके, टोटल सैंपल स्पेस में 6 इवेंट्स, 6 केसेस हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 4/6. इसमें 4 केस हैं. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 2/6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of B will be equal to 3/6 into 4/6, ठीक है, which is equal to 2/6. तो यहाँ पर probability of A into B करके मुझे probability of A intersection B मिल रहा है. That means यहाँ पर जो events हैं A और B वो independent है. Since probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, it means A and B are independent events. ठीक है, इन सिंपल टर्म्स, अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दैट मीन्स वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, इसी में कुछ केसेस देखते हैं कि सपोज A and B are disjoint events, each with positive probability. ठीक है, A और B डिसजॉइंट है, लेकिन इंडिविजुअली दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉजिटिव है. कैन A and B be independent events? ऐसा हो सकता है, चेक करो. अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जेएनयू में बहुत आते हैं. ठीक है, वो आपको डायरेक्टली कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देने की जगह इस टाइप से एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर चीजें पूछ सकते हैं, और रिसेंटली डीएससी में आने शुरू हो गए. ओके, तो ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये पॉजिटिव नंबर आएगा. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट है. डिसजॉइंट का मतलब उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं फाई कि उन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई याद होना चाहिए आपको, इट्स गोइंग टू बी 0. तो 0 कैन नॉट बी इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव, so this implies they can't be independent. ठीक है, if at least one event, if at least one of the events is impossible event,
and by impossible we mean कि probability of that event is 0. Then PA is equal to 0 or PB is equal to 0 or PA equal to PB is equal to 0. ठीक है, अगर ऐसा हुआ, अगर दोनों में से एक भी इवेंट इम्पॉसिबल है तो probability of A intersection B will be equal to probability of A into probability of B always holds. कैसे? अगर एक भी इवेंट इम्पॉसिबल निकला तो इंटरसेक्शन में ऑब्वियसली कुछ नहीं आएगा. अगर इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आया तो वहां से 0 मिल गया, और क्योंकि दोनों में से एक 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा, तो ये चीज हमेशा होल्ड करेगी. फिर से बोल रहा हूँ, अगर दोनों में से एक भी इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है तो ऑब्वियसली उसके साथ दूसरे इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है. तो अगर ऐसा हुआ तो यहां से आपको मिलेगा 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल बी 0, और यहाँ पर दोनों में से एटलीस्ट एक तो 0 है, तो इधर भी प्रोडक्ट आ जाएगा 0. तो ये चीज हमेशा होल्ड करेगी. ओके, क्वेश्चन देखो. Ram divides his email into 3 categories. एक है स्पैम, दूसरा है लो प्रायोरिटी, एंड थर्ड कैटेगरी इज हाई प्रायोरिटी. ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, या प्रीवियस की क्या जरूरत है, एक्सपीरियंस तो प्रीवियस ही होता है. तो फ्रॉम एक्सपीरियंस Ram finds that probability of A1 is equal to 0.7, probability of A2 is equal to 0.2, and probability of A3 is equal to 0.1. ठीक है, 3 ही केसेस हैं. उसने ईमेल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. सो ऑब्वियसली ये तीनों एग्जॉस्टिव केसेस है, तो सम आएगा इक्वल टू 1. 0.7 प्लस 0.2 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1. तो स्पैम मेल्स 70% आते हैं उसके पास, लो प्रायोरिटी मेल्स 20% और हाई प्रायोरिटी मेल्स 10%, तो टोटल 100%. ठीक है, लेट बी बी द इवेंट that email contains the word free. Okay, again from experience, probability of B given A1 is equal to 0.9, probability of B given A2 is equal to 0.01, and probability of B given A3 is equal to 0.01. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ईमेल में वर्ड आया हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है फ्री, गिवन कि वो मेल स्पैम मेल है, ऐसे 90% चांसेस है. उसके ईमेल में वर्ड लिखा हुआ है फ्री, गिवन कि वो मेल लो प्रायोरिटी है, ऐसा होने के चांसेस
0.01 है, एंड उसके पास जो ईमेल आया है उसमें वर्ड लिखा है फ्री, गिवन कि वो हाई प्रायोरिटी मेल है, इट्स अगेन 0.01। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है, राम receives an email with word free, उसमें वर्ड लिखा हुआ है फ्री, what is the probability that it is a spam? तो पहले फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं इसका। कि व्हाट इज राम रिसीव्स एन ईमेल विद वर्ड फ्री, ये हो चुका है। ईमेल में फ्री लिखा होना इज इवेंट बी, जो कि हो चुका है, तो कंडीशनल अपॉन बी, और हमें निकालना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्पैम, और स्पैम का इवेंट है A1। ओके, तो फॉर्मूला विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1 into probability of A1 upon probability of B। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज कि B की हमें प्रोबेबिलिटी पता नहीं, ये गिवन नहीं है, लेकिन B को कैटेगराइज जरूर करा जा सकता है इन एग्जॉस्टिव केसेस, तो वो हम करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 into प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस B गिवन A2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस B गिवन A3 into प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। तो यहां पर हमने यूज करा है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे, एंड ओवरऑल वी आर यूजिंग बेज रूल। ठीक है, so it will be equal to B given A1 0.9 into probability of A1 70% था, यानी 0.7। ओके, अपॉन ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम है, तो 0.9 इंटू 0.7 प्लस B given A2, B given A2 is 0.01 into probability of A2, वो कितना है, लो प्रायोरिटी का था 20% या 0.2 प्लस B given A3 is again 0.01 into हाई प्रायोरिटी का 0.1। ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू 0.995, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। Two people take turns trying sink a basketball into a net. Okay, person 1 succeeds with probability 1/3, okay, while person 2 succeeds with probability 1/4।
Now the question is, what is the probability that person 1 succeeds before person 2? ठीक है. So let's say person 1, person 2, या ए बी लिख लेते हैं. ए बी ए बी ए बी कि दो पर्सन है ए और बी, वो बास्केट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, बास्केटबॉल में वो नेट में बास्केटबॉल डालने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दे आर डूइंग इट बाय टेकिंग टर्न्स. तो पहले पर्सन ए खेल रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी. ओके, सो हमें ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि पर्सन ए पहले बास्केट कर लेगा पर्सन बी से. सो ये है टर्न 1. कि अगर ये टर्न वाइज ये काम कर रहे हैं तो यहाँ पर पर्सन ए की पहली बारी है, यहाँ पर पर्सन ए की दूसरी बारी है, यहाँ पर पर्सन ए की तीसरी बारी है. सिमिलरली यहाँ पर्सन बी की पहली बारी है, यहाँ पर्सन बी की दूसरी बारी और यहाँ पर्सन बी की तीसरी बारी है. हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन 1 सक्सीड्स बिफोर पर्सन 2. सो या तो पर्सन ए अपनी पहली ही बारी में जीत जाए, ठीक है, या फिर पर्सन ए दूसरी बारी में जीते लेकिन उसको पहले जीतना है पर्सन बी से. तो इसका मतलब पहले टर्न में और दूसरे टर्न में पर्सन ए और बी का बास्केट नहीं होना चाहिए. राइट. तो अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, फेलियर फेलियर सक्सेस. या तो ये केस या सक्सेस, सबसे या तो पहले ही पर्सन वही को मिल जाए, या फिर पर्सन ए फेल हो जाए, पर्सन बी फेल हो जाए और फिर पर्सन ए को सक्सेस मिल जाए, या फिर ऐसा हो कि पर्सन ए फेलियर फेलियर, फिर पर्सन ए को यहाँ फेलियर मिला, पर्सन बी फिर से फेल हुआ और फिर पर्सन ए को सक्सेस मिल गई. पॉइंट इज कि पर्सन ए को पहले सक्सेस मिलनी चाहिए. तो मुझे इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम करना है बेसिकली. ठीक है, तो पहले उस इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, विच इज लेट ई बी द इवेंट दैट person 1 succeeds before person 2, जो हमें निकालना है. ओके, और इसे निकालने के लिए मैं कुछ एग्जॉस्टिव केसेस का यूज करने वाला हूं. लेट एस जे बी द इवेंट the first success by person 1 happens on trial number J. ओके, तो जैसे अगर यहां पर देखोगे तो पर्सन 1 को अपने पहले ट्रायल पर सक्सेस मिली. ठीक है, यहां पर पर्सन 1 को अपने उसका ये दूसरा ट्रायल है, यहां पर उसका पहला ट्रायल है और यहां पर उसका दूसरा ट्रायल है. तो उसको पहले सक्सेस मिली है लेकिन सेकेंड ट्रायल पर.
यहां पर उसको सक्सेस मिली है पहले, लेकिन थर्ड ट्रायल पर. सो हेयर j इज इक्वल टू 1, हेयर j इज इक्वल टू 2, हेयर j इज इक्वल टू 3. ठीक है. और ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं, एलजेज आर डिसजॉइंट इवेंट्स, राइट. इन सब में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है. इस इवेंट में, इस इवेंट में और इस इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट. सो मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कि पर्सन 1 सक्सीड हो रहा है पर्सन 2 से पहले, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एसजेस का यूनियन. और जो ट्रायल्स हैं वो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं. यहाँ पर वो हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायल्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है. सो दैट मीन्स इट कैन गो टिल इन्फिनिटी, कि पर्सन 1 जीते अपने पहले ट्रायल पर पर्सन 2 से पहले, या सेकंड ट्रायल पर, या थर्ड ट्रायल पर, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, which is this. एंड क्योंकि ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, आई कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 up till infinity, right. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 क्या आएगी कि पर्सन 1 को अपने पहले ट्रायल पर सक्सेस मिली. तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर पर्सन 1 विच इज इक्वल टू 1/3. पर्सन 1 के सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो फेलियर की हो जाएगी 2/3. एंड पर्सन 2 के लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो फेलियर की हो जाएगी पर्सन 2 के लिए 3/4. तो फिलहाल यहां पर आ गया 1/3. प्लस इस इवेंट का मतलब है कि पर्सन 1 को सक्सेस मिल रही है पर्सन 2 से पहले और अपने सेकंड ट्रायल पर. दैट मींस इसकी बात हो रही है FFS. ओके. तो दोनों को पहले फेलियर मिल रहा है, तो पर्सन 1 के फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 2/3, पर्सन 2 के फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 3/4, और उसके बाद जाकर पर्सन 1 को मिलेगी सक्सेस विच इज 1/3. ओके. तो 2/3 इंटू 3/4 को हम लिख सकते हैं 1/2. तो इट कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू 1/3. सिमिलरली जनरलाइज करने से पहले एक टर्म और देख लो. अगर उसे अपने तीसरे ट्रायल पर सक्सेस मिल रही है, दैट मींस पहले सेट में दोनों फेल होंगे, फिर दूसरे सेट में दोनों फेल होंगे, और फिर इसे सक्सेस मिलेगी. इस चीज की FF की प्रोबेबिलिटी 1/2 ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं. FF की प्रोबेबिलिटी क्या, पर्सन 1 का फेलियर इंटू पर्सन 2 का फेलियर. पर्सन 1 का फेलियर इज 2/3 प्रोबेबिलिटी, पर्सन 2 का फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 3/4 विच इज 1/2. तो पहले सेट में दोनों को फेल होना, दूसरे सेट में दोनों का फेल होना, और फिर पर्सन 1 को सक्सेस मिलना, दैट्स 1/3. ठीक है. नाउ आई कैन जनरलाइज इट, कि एक बार अगर मैं आपको फोर्थ वाला भी दिखा दूं, तो इट्स गोइंग टू बी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2. 3 सेट में फेल हो गए और फिर पर्सन 1 को अपने फोर्थ ट्रायल पर सक्सेस मिले, दैट्स गोइंग टू बी इंटू 1/3. ठीक है. तो ऐसे ये चलता जाएगा. तो इसे फिर मैं लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज समेशन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3, फेलियर की प्रोबेबिलिटी किसी गिवन सेट में 1/2. तो अगर इसे अपने जेथ ट्रायल पर सक्सेस मिल रही है, ठीक है, तो उससे पहले जितने भी सेट हैं उन सब में फेलियर रहा होगा, तो दैट्स J-1 ऐसा होगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक. चेक कर सकते हो आप इसमें. J अगर 1 रखोगे ये मिलेगा, J अगर 2 रखोगे तो ये मिलेगा, J अगर 3 रखोगे ये मिलेगा, J 4 रखोगे तो ये मिलेगा. तो इन जनरल फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ getting success before by person 1 before person 2 is this. ठीक है. और यहां पर J नहीं आएगा.
ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, when we talk about independence of three events. So let's say events are A, events A, B, and C. They are said to be independent if क्या क्या कंडीशन होल्ड करनी चाहिए? पहली, एक तो दे शुड बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. Probability of A intersection C should be probability of A into probability of C. Probability of B intersection C is equal to probability of B into probability of C. ठीक है, ये तीन कंडीशंस जिन्हें हम कहते हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है ये इवेंट्स. बट टू एंश्योर कि ये तीनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है, वी नीड वन एडिशनल कंडीशन विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. ये चारों कंडीशन जब होल्ड करेंगे ओनली देन वी कैन से कि तीनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है. ठीक है, इसको डिटेल में विद एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके.